नमस्कार दोस्तों, जीसीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश जाट आपके सामने लेके आया हूँ जीव विज्ञान की क्लासेस। अपन जीव विज्ञान की क्लासे यानी बायो की कक्षा में आज अपन टॉपिक लेंगे कोशिका विज्ञान से संबंधित। कौन सा टॉपिक लेंगे दोस्तों? कोशिका विज्ञान से संबंधित टॉपिक लेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती क्या है दोस्तों। हाँ, बात करते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। अब कोशिकाओं को किसके आधार पर बांटेंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को केंद्र की उपस्थिति और केंद्र की अनुपस्थिति, कोशिकाओं की उपस्थिति, उनकी आकृति, इसके आधार पर क्या किया गया है? इन्हें बांटा गया है दोस्तों। बात करते हैं केंद्रक की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर बांट दिया। किसने बांटा है? चेटन नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों। कब बांटा? 1925 में बांटा। और कितने प्रकार बताए कोशिकाओं के? 2 प्रकार बताए दोस्तों। कोशिकाओं के कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार। आप सभी को पता है कि मनुष्य की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है दोस्तों? कोशिका। तो कोशिका के अध्ययन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? चेटन ने। इसे 2 भागों में बांट दिया 1925 में। कौन कौन से 2 भाग हैं? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोस्तों। कौन कौन से हैं 2 भाग? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में बांट दिया। फिर बात आती है दोस्तों वैज्ञानिक आए डोहार्टी, जिसे डोहार्टी बोलते हैं। और ये कब आए? 1957 में। इन्होंने बताया कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है? अल्प विकसित, यानी केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है। इसलिए इसे क्या नाम दिया? प्रोकैरियोन नाम दिया। क्या नाम दिया दोस्तों? प्रोकैरियोन। नेक्स्ट है, इन्होंने यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को, जो केंद्रक आवरण पाया जाता है, उसको नाम दिया यूकैरियोन। प्रोकैरियोटा के केंद्रक को क्या नाम दिया? प्रोकैरियोन। और यूकैरियोटिक कोशिका को यूकैरियोन नाम दिया दोस्तों। किसने? डोहार्टी ने। कब? 1957 में। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है दोस्तों कोशिका संगठन के आधार पर सजीवों का वर्गीकरण दोस्तों। बात करते हैं किसके आधार पर? कोशिका का संगठन, यानी कोशिका का आकार कैसा है, उसमें डीएनए आरएनए की उपस्थिति कैसी है, केंद्रक कैसा है, कोशिकांग उपस्थित है या नहीं है, उसके आधार पर कोशिकाओं का वर्गीकरण किया गया दोस्तों। फर्स्ट बात करते हैं असीम केंद्र की और ससीम केंद्र की दोस्तों। कोशिकाओं के संगठन के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में बांटा गया है। कैसा? असीम केंद्र की, और दूसरा है ससीम केंद्र की। असीम केंद्र की कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी? असीम केंद्र की। इसमें प्रो यानी प्रोकैरियोटा का जो प्रो है, ये इससे बना है प्राक या पूर्व। इसका अर्थ क्या होता है? पूर्व। और कैरियोटा का अर्थ होता है कैरियोन। कैरियोटा से बना क्या? कैरियोन। और कैरियोन का मतलब होता है नाभिक, यानी मध्य में, यानी पूर्व नाभिक या प्राक, यानी जो अल्प विकसित केंद्रक होगा वो किस में होगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों। केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव और जिसे क्या नाम दिया इसने? न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ नाम दिया गया दोस्तों। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ। और तथा इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कौन सी कोशिकाओं में? असीम केंद्र की कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। नेक्स्ट है ससीम केंद्र की कोशिका, जिसे यूकैरियोटिक कोशिका भी कहा जाता है। यूकैरियोटा में को
यू का मतलब होता है ट्रू यानी सत्य, और कैरियन यानी न्यूक्लियस का मतलब नाभिक यानी सत्य केंद्रक, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें सत्य केंद्रक की उपस्थिति होती है उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। इसमें केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोन इसे क्या कहते हैं, यूकैरियोन कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें कोशिकांग कैसे होते हैं, झिल्लीबद्ध उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल है शैवाल, कवक, पादप और जंतु कोशिका। और उसमें क्या है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोस्तों उदाहरण कौन कौन से आएंगे, जीवाणु वगैरह, साइनोबैक्टीरिया, ये किस में आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल सर्वप्रथम किस पे अध्ययन किया गया, जीवाणु कोशिकाओं के ऊपर। कौन सी कोशिकाओं के ऊपर हुआ, जीवाणु कोशिकाओं के ऊपर अध्ययन किया गया, और जीवाणु की आकृति के बारे में बताया। जीवाणु कोशिकाओं की आकृति कैसी होगी, कैप्सूल के समान। इसके ऊपर सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति का आवरण पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाएगी यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर राइबोसोम उपस्थित होंगे। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव होगा। न्यूक्लियर एरिया जो किसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड यानी वलयित डीएनए पाया जाएगा। डीएनए कैसा पाया जाएगा, वलयित डीएनए पाया जाएगा, वलयित डीएनए पाया जाएगा। प्लाज्मिड उपस्थित होगा। फ्लैजिला उपस्थित होंगे किसके लिए, गति करने के लिए। और इंक्लूजन और मीजोसोम्स भी उपस्थित होंगे। अब जीवाणु कोशिकाओं के स्तरों के बारे में बात करते हैं। जीवाणु कोशिका जीवाणु कोशिका के स्तर कितने होते हैं, 3 स्तर होते हैं। बाह्य स्तर कोशिका द्रव और केंद्रक यानी बाह्य यानी कोशिका आवरण। पहला क्या होगा, कोशिका का आवरण। कोशिका आवरण में ऊपर स्थित होगा अवपंक स्तर, फिर उपस्थित होगा कोशिका भित्ति, और लास्ट में प्लाज्मा झिल्ली। और इधर कोशिका द्रव में क्या उपस्थित रहेंगे, न्यूक्लियोइड। और ये केंद्र का अब आ ही गया दोस्तों। नेक्स्ट है हाँ कोशिका आवरण। कोशिका आवरण के कितने स्तर होंगे दोस्तों, 3 स्तर होंगे। कितने स्तर होंगे दोस्तों, 3 स्तर। फर्स्ट है अवपंक परत। इसमें जीवाणुओं में सबसे बाहरी श्लेष्मी पदार्थ, जीवाणुओं के बाहर यानी सबसे बाहर श्लेष्मी पदार्थ की पतली परतें पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजनी पदार्थ भी अगर उपस्थित हो तो जिससे संपुटिका का निर्माण होता है, यानी इसके साथ नाइट्रोजन पदार्थ उपस्थित हो तो ये किसका निर्माण कर लेगी, संपुटिका का निर्माण कर लेगी। और संपुटिका किससे बनी होगी, पॉलीपेप्टाइड की और पेप्टाइड्स की। संपुटिका किसकी बनी होगी दोस्तों, पॉलीपेप्टाइड और पेप्टाइड्स की बनी होगी, जो क्या करेगी दोस्तों, प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर क्या हो जाएंगी, मोटी हो जाएगी। और जीवाणु कोशिका क्या करेगी, रक्षा करेगी। फिर बात करते हैं कोशिका भित्ति की। दूसरा स्तर है कोशिका भित्ति। किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की। म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, म्यूरिन। किसे, पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूकोपेप्टाइड को। कैसी होती है ये, दृढ़ होती है। और इसकी आकृति कितनी होती है, 100 मोटाई कितनी होती है दोस्तों, 100 से 250 एंगस्ट्रॉन की मोटाई होती है दोस्तों। नेक्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली थर्ड स्तर कैसा होगा, जीवद्रव्य के बाहर उपस्थित होती है दोस्तों, यानी जीवद्रव्य के बाहर उपस्थित होती है। कौन सी झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली जीवद्रव्य कला जिसे कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें लाइपोप्रोटीन से निर्मित, किससे निर्मित होगी ये जीवद्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली, किससे बनी होगी, लाइपोप्रोटीन से। और इसकी मोटाई होगी कितनी दोस्तों, 75 एंगस्ट्रॉन।
और इसकी संरचना रॉबर्टसन के इकाई झिल्ली मॉडल के समान होगी। इसकी संरचना कैसी होगी? रॉबर्टसन के इकाई झिल्ली मॉडल के समान। नेक्स्ट है दोस्तों मीजोसोम। ग्राम धनात्मक जीवाणु को प्लाज्मा झिल्ली की प्लाज्मा झिल्ली में अनेक अंतर्वलन होते हैं दोस्तों। किसमें? ग्राम धनात्मक जीवाणु में। ओनली जो ग्राम धनात्मक जीवाणु है उन्हीं में। और इसे क्या कहेंगे? मध्यकाय या मीजोसोम। जो अंतर्वलन होंगे उन्हीं को क्या कहेंगे? मध्यकाय या मीजोसोम। इसकी खोज किसने की थी? फिट्ज और जेम्स ने। कब? 1960 में। फिट्ज और जेम्स नामक वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की। कब दोस्तों? 1960 के अंदर। और एडवर्ड और स्टेबेस 1963 में ये दो वैज्ञानिक आए जिन्होंने प्लाज्मा लेमासोम कहा। जिन्हें क्या कहा? प्लाज्मा लेमासोम कहा। किसको? मीजोसोम को। नेक्स्ट है कोशिका द्रव। प्लाज्मा लेमा में जो प्लाज्मा लेमा में परिबद्ध यानी केंद्रकाभ के अतिरिक्त समस्त संरचना कोशिका द्रव कहलाती है। यानी केंद्रकाभ के अतिरिक्त प्लाज्मा लेमा के अंदर जो उपस्थित द्रव होगा वो कैसा होगा? कोशिका द्रव होगा, जिसमें 80% जल होगा दोस्तों। जिसमें 80% क्या होता है दोस्तों? जल। इसके कारण ये कैसी होती है? तरल अवस्था में होती है। नेक्स्ट है प्रोटीन शर्कराएं उपस्थित होती है इसमें दोस्तों। कोशिका द्रव में क्या क्या उपस्थित होती है? प्रोटीन शर्कराएं, वसाएं, न्यूक्लिक अम्ल, खनिज पदार्थ, ग्लाइकोजन आदि पदार्थ इसमें उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है यह दो प्रकार की सेल्स होती है। इसमें कितने प्रकार की सेल्स होती है? दो प्रकार की सेल्स होती है, क्रोमेटोफोर और राइबोसोम। यानी दो प्रकार के कोशिकांग होंगे। इसमें कितने कोशिकांग होंगे? दो प्रकार के। क्रोमेटोफोर जो क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में। क्रोमेटोफोर किसमें उपस्थित होंगे? प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में, जो प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करते हैं दोस्तों। और दूसरा है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स किस आकृति के होंगे? 70S आकृति के। और इनकी दो उप इकाइयां होंगी, 50S सब यूनिट 50S और 30S। नेक्स्ट है केंद्रकाभ। न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड कैसा होगा दोस्तों? जीवद्रव्य के केंद्रीय रंगहीन भाग में। जो जीवद्रव्य होगा या जो कोशिका द्रव होगा उसका रंगहीन भाग होगा उसमें। और किस रूप में होगा? डीएनए रज्जु के रूप में। डीएनए रज्जु के रूप में उपस्थित होगा दोस्तों। बात करते हैं केंद्रक झिल्ली की। केंद्रक झिल्ली का आवरण नहीं पाया जाता है। इसमें केंद्रिका भी उपस्थित नहीं होती है। बात करते हैं डीएनए की। डीएनए कैसा होगा? एकल द्विरज्जुकीय तथा तंतुमय। डीएनए कैसा होगा दोस्तों? एकल द्विरज्जुकीय या तंतुमय अवस्था में उपस्थित होगा। फिर डीएनए वलयित हो, इसमें किस रूप में उपस्थित होता है? वलयित रूप में। और पुनरावृत्ति कब करता है? दो वलयित रज्जुकाओं का निर्माण करके। और डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। इसके डीएनए में कौन सी प्रोटीन नहीं पाई जाती है दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है यूकेरियोटिक कोशिकाओं की संरचना। बात करते हैं दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिकाओं की। इसमें है आकृति कैसी होगी दोस्तों? गोलाकार। आकृति कैसी होगी दोस्तों इसकी? गोलाकार, अंडाकार, ताराकार, बहुभुजी। आकृति कैसी? गोलाकार, अंडाकार, ताराकार और बहुभुजी। नेक्स्ट है आकार। सबसे छोटी कोशिका दोस्तों, सबसे छोटी कोशिका की बात कर रहा है तो माइकोप्लाज्मा लेडलबाई की कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी होती है। और माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोखर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पादप जगत का जोखर। परिमाप क्या होगा इसका? 0.1 से 0.3 माइक्रोन।
0.1 से 0.3 माइक्रोन। और इसमें सबसे बड़ी सेल बात करते हैं सबसे बड़ी सेल की, तो सबसे बड़ी सेल होगी दोस्तों शुतुरमुर्ग का अंडा। कितना बड़ा होता है? 170 इंटू 155 माइक्रोमीटर। 170 इंटू 155 माइक्रोमीटर। बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका। सबसे लंबी कोशिका होगी कौन सा? तंत्रिका कोशिका दोस्तों। कितनी लंबी होगी? 3 से 3.5 फीट लंबाई की होती है दोस्तों। ये देखो यूकेरियोटिक कोशिकाओं की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, और किसकी है? प्लांट यूकेरियोटिक कोशिकाओं की, जिसमें प्लांट यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है दोस्तों। कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। और पादप जंतु कोशिकाओं में क्या होगा? जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई, प्लाज्मोस्टोमेटा हो गया, सेल वॉल उपस्थित आएगी, क्लोरोप्लास्ट हरित लव होगा, जिससे ये क्या करेगी? प्रकाश संश्लेषण करेगी। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होंगे, डिप्टियोसोम्स होंगे, और ये माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, ये ग्रेनम भाग आ गया, और ग्रेनम के बीच में स्ट्रोमा भाग गया, जिससे ये जुड़ा हुआ होता है। स्मूथ एन्वेलोप रेटिकुलम SER। अंतःप्रद्रवी जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिकाएं उपस्थित होंगी। और ये क्या है दोस्तों? इसमें ये इधर केंद्रक उपस्थित होगा। केंद्रक में न्यूक्लियर पोर्स होंगे, और बीच में इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोलस केंद्रकाभ उपस्थित होगा। और न्यूक्लियस कैसा होगा? दोहरी संरचना युक्त होगा। माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसा होगा? दोहरी संरचना युक्त। नेक्स्ट है, इसमें सुस्पष्ट केंद्रक उपस्थित होगा दोस्तों। झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होंगे। कौन से कोशिकांग उपस्थित होंगे? झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। कौन सी यूकेरियोटिक कोशिका की बात करें? पादप कोशिका की। अगर जंतु कोशिका की बात करेंगे तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, लेकिन पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है दोस्तों। और दोनों ही कोशिकाएं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, कैसी कोशिका है? यूकेरियोटिक कोशिका है दोस्तों। इसमें जीव द्रव्य कैसा होगा दोस्तों? जीव द्रव्य कोशिका द्रव और केंद्रक में बटा हुआ होगा 2 भागों में। और कोशिका द्रव में प्लाज्मा झिल्ली और मध्य प्रद्रव भरे हुए होंगे। नेक्स्ट है कोशिकांग। इसके कोशिकांग कौन कौन से हैं? यूकेरियोटिक कोशिका। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगा, लवक होगा, गोल्जी उपकरण होंगे, अंतःप्रद्रवी जालिका होगी, राइबोसोम होंगे, ग्लाइऑक्सिसोम होंगे, परऑक्सिसोम होंगे, लाइसोसोम होगा, कोशिका अंतर्विष्ट होंगे। नेक्स्ट है प्रमुख कोशिकांग। दोस्तों प्रमुख कोशिकांग कौन कौन से होंगे? कोशिका भित्ति सबसे पहले केवल पादपों में उपस्थित होगी। कोशिका भित्ति किसमें उपस्थित होगी? पादपों में। फिर है इसके 3 स्तर, प्राथमिक यानी कोशिका भित्ति, मध्य पटलिका और द्वितीय कोशिका भित्ति, यानी 3 स्तरों की बनी होगी। कार्य क्या करेगी? कोशिका का आकार तथा कोशिका को यांत्रिक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। कौन करती है दोस्तों? कोशिका भित्ति। बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली में भी कितनी परतें होंगी? 3 परत। प्रथम व तीसरी परत गहरे रंग की होती है दोस्तों। कैसे रंग की? गहरे रंग की। और मध्य परत होती है इसकी हल्के रंग की। कार्य कैसा हो? कार्य क्या होगा कोशिका भित्ति का, कोशिका झिल्ली का, सॉरी दोस्तों, कोशिका झिल्ली का कार्य कोशिका व बाहरी वातावरण में पदार्थों का क्या करेगी? आगमन का नियंत्रण करेगी, यानी आदान प्रदान करने का कार्य कौन करेगी? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट है अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दोस्तों एकल झिल्ली युक्त सिस्टर्नी नलिकाओं व आशय युक्त होती है और केंद्रक झिल्ली से लेकर कोशिका झिल्ली तक उपस्थित होती है। अंतःप्रद्रवी जालिका कहां तक उपस्थित है? केंद्रक झिल्ली से लेकर के कोशिका झिल्ली तक उपस्थित होती है। कार्य क्या होंगे? लिपिड व स्टेरॉयड
का संश्लेषण करने का कार्य, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य। बात है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी उपकरण, केंद्रीय चपटी थैले समान लंबी व नलिकाकार संरचना। नलिकाकार संरचना क्या होगी, गोल्जी काय, और कैसी उपस्थित है, एक के ऊपर एक उपस्थित होंगी। कार्य क्या होंगी, ईआर से प्रोटीन व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ईआर प्रोटीन व गोल्जी से पदार्थों का अंगों की ओर संचरण करने का कार्य कौन करेगा, गोल्जी उपकरण। और मीजोसोम्स के निर्माण का कार्य भी कौन करता है, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट है केंद्रक। सबसे बड़ी आकृति का कोशिकांग क्या होता है दोस्तों, केंद्रक। केंद्रक क्या है, सबसे बड़ी कोशिकांग है कोशिका के अंदर। और कैसा होगा, दोहरी झिल्ली द्वारा आवरणबद्ध होता है। रंध्र, जिसमें क्या होते हैं, रंध्र उपस्थित होते हैं। और क्रोमेटिन व केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रक में क्या, गुणसूत्र जाल और केंद्रिका उपस्थित होती है। कार्य क्या होंगे, गुणसूत्र में डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित करने का कार्य करता है। बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम कैसे होंगे, सबसे छोटी आकृति का कोशिका क्या है दोस्तों, राइबोसोम, जिसकी दो उप इकाइयां होती है, छोटी और बड़ी। राइबोसोम कितनी प्रकार के होंगे दोस्तों, इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होंगे। और जो दो सब यूनिटों में होंगे 60S और 40S, दो सब यूनिट होंगी दोस्तों। S इसमें सेडिमेंटेशन इकाई है, कौन सी इकाई है, सेडिमेंटेशन। अवसादन गुणांक, स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी इसकी खोज, स्वेडबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट, यह प्रोटीन व आरएनए से बना होता है। राइबोसोम किसका बना होता है, प्रोटीन व आरएनए से बना होता है। बात है कार्य की, कार्य क्या करेगा, प्रोटीन संश्लेषण का। और ईआर से संयुक्त तथा कोशिका द्रव से, कोशिका द्रव में क्या होगा, स्वतंत्र रूप में राइबोसोम उपस्थित होगा, किसमें, कोशिका के अंदर। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह जिसे कहते हैं दोस्तों। कैसा होगा, दोहरी झिल्ली द्वारा आवरणबद्ध होगा। फिर बात करते हैं इसमें आंतरिक अंतर्वलन किस रूप में होंगे, क्रिस्टी युक्त। और मैट्रिक्स में वलयाकार डीएनए, जो इसकी मैट्रिक्स होगी उसमें वलयाकार डीएनए 10% होगा, प्रोटीन 70% उपस्थित होगी, लिपिड 30%, आरएनए सिर्फ 1% उपस्थित होगा। लेकिन इसमें डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होंगे, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। बात करते हैं वे कार्य की, कार्य कैसा होगा, वायवीय श्वसन में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के स्थल कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया। बात करते हैं फिर हरित लवक की। हरित लवक में क्या होगा, पर्णहरित उपस्थित होगा, जिससे क्या करेगी, प्रकाश संश्लेषण करने का कार्य करेगी। हरित लवक कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है दोस्तों। और कार्य क्या है इसका, प्रकाश संश्लेषण करने का, प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलने का, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य किसका है दोस्तों, हरित लवक का। नेक्स्ट है लाइसोसोम, एक झिल्ली परिबद्ध, एकल झिल्ली द्वारा परिबद्ध होगा लाइसोसोम। पाचक एंजाइम इसमें उपस्थित होंगे, जो कोशिकाओं की मृत्यु होने पर उन्हें क्या कर देते हैं, पचाने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। अम्ल के रूप में डीएनए, अम्ल आरएनए व बीटा ग्लैक्टोज किस लिए उपस्थित होंगे, जल अपघटन के लिए दोस्तों। कार्य करेंगे क्या, पाचन में सहायक है, पाचन करने में क्या है, सहायक है। और पराक्सीसोम, नेक्स्ट है पराक्सीसोम, किस प्रकार के होंगे, गोलाकार। कैसे होंगे, गोलाकार एकल झिल्ली युक्त, गोलाकार एकल झिल्ली युक्त, कैटेलेज एंजाइम युक्त,
गोलाकार होंगे, एकल झिल्ली युक्त होंगे। कैटेलेज एंजाइम इसमें उपस्थित होगा। कार्य क्या होंगे दोस्तों? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का अपघटन करना, हाइड्रोजन पर क्या करना? ऑक्साइड का क्या करना? अपघटन करना। और पादपों का ग्लाइक्टो चक्र पराक्सीसोम में संपन्न होता है। ग्लाइकोजेलेट चक्र किसमें संपन्न होगा? पर ऑक्सीसोम में संपन्न होगा। और लास्ट है, लास्ट कोशिकांग है रिक्तिका। रिक्तिका की जो बाहरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट, यानी दानी की झिल्ली को क्या कहेंगे? दानी की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें क्या होगा? इसके शर्करा और कार्बनिक अम्ल, एंजाइम व खनिज उपस्थित होते हैं। क्या क्या उपस्थित होते हैं इसमें? शर्करा, कार्बनिक अम्ल, एंजाइम व खनिज पदार्थ इसमें उपस्थित होंगे। किसमें? रिक्तिका के अंदर। फिर कार्य है इसके, कोशिका की सांद्रता बनाए रखने का कार्य किसका है दोस्तों? रिक्तिका का, जो कोशिकाओं की सांद्रता बनाए रखती है और कोशिकाओं को जीवित रखने का कार्य भी रखती है दोस्तों। इसी के साथ ही आज की क्लास ये समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों।